नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुए 2.5 महीने बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध बेनतीजा है। हर तरफ तबाही का दृश्य है और इस तबाही के बीच रूस में 9 मई को विक्ट्री डे का जश्न मनाया जाएगा। जानकारों की बात माने तो 9 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। लेकिन क्या होगा ये बड़ा निर्णय? क्या ये युद्ध को खत्म कर देगा, फिर ये युद्ध को और खतरनाक कर देगा? Войска Московского гарнизона к параду Победы готовы. Министр обороны генерал армии Шойгу. Уважаемые граждане России! Ура! वो तारीख आ गई जिसका रूस को इंतजार था। 9 में रूस और यूरोप के हर देश में विक्ट्री डे के तौर पे मनाया जाता है। वो तारीख आ गई जो पुतिन के लिए सबसे जरूरी है। वो दिन है पेट्रियोटिक वॉर जिसे कहा जाता है, जब जर्मनी को डिफीट किया गया और जर्मनी ने सरेंडर किया। वो तारीख आ गई जो रूस यूक्रेन युद्ध में निर्णायक होगी। यूक्रेन और रूस के इस जंग में जो आज छिड़ी हुई है, जो चल रही है, उसमें ये मैसेजिंग बहुत जरूरी है रूस के लिए। रूस ये याद दिलाना चाहता है कि वो सोवियत का एक अंग था और सोवियत यूनियन के साथ खड़े होकर जर्मनी, नाज़ी जर्मनी को हराया था। 9 मई यानी रूस का विक्ट्री डे, विजय दिवस, यानी रूस के इतिहास का सबसे अहम दिन, रूसी स्वाभिमान का सबसे अहम दिन। एक ऐसा दिन जो जर्मनी पर रूस की जीत का प्रतीक है। एक ऐसा दिन जिस दिन रूस कभी हार नहीं मानना चाहेगा। मई 9 तारीख रूस और यूरोप की हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जर्मनी को हराया गया था। और इसीलिए अगर आप देखें, ये जो सोवियत रेड बैनर्स है, इस बारी हर जगह आपको नजर आएंगे रूसी फ्लैग के साथ सोवियत विक्ट्री बैनर्स, विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करते हुए, ये याद दिलाते हुए कि जर्मनी को 8 मई में जर्मनी ने सरेंडर किया और 9 मई इसलिए विक्ट्री डे के तौर पे मनाया जाता है। यूरोप और पूरी तरीके से सोवियत यूनियन साथ खड़े होकर जर्मनी को हराया था। क्या 9 मई को पुतिन यूक्रेन जंग जीतने का ऐलान करेंगे? यहाँ पर यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखना कि क्या, जहाँ एक तरफ रूस यूरोप विक्ट्री डे की बात करते हैं, वही दूसरी तरफ रूस और यूक्रेन आज एक ऐसे जंग, एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से वो शायद वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा या फिर शांति वापस लौट कर आएगी? क्या 9 मई को पुतिन यूक्रेन पर और भयंकर हमला करेंगे? एक बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जैसे वो कह सकते हैं कि अब हमने 21% के लगभग, यानी रूस ने करीब 21% के लगभग यूक्रेन की भूमि को कब्जा कर लिया है। वहां प्लेबिसाइट करेंगे, वहां रेफरेंडम करेंगे। क्या 9 मई को हो सकता है यूक्रेन पर कोई बड़ा आक्रमण? रूस यूक्रेन युद्ध को करीब 75 दिन बीत चुके हैं, लेकिन ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस की तरफ से लगातार बड़े हमले जारी हैं। यूक्रेन नेटो के साथ मिलकर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं।
हर तरफ बर्बादी के निशान साफ हैं। इस बीच रूस 9 मई को अपना विक्ट्री डे मनाने जा रहा है। माना जा रहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस दिन का इस्तेमाल सैन्य ताकत का सार्वजनिक प्रदर्शन करते हुए बड़ा संदेश देने के लिए करेंगे। लेकिन क्या होगा वो संदेश? क्या जंग अभी और आगे बढ़ेगी या फिर ये जंग को खत्म करने वाला दिन होगा? 9 मई को रूस विक्ट्री डे मनाता है और इस दिन व्लादिमीर पुतिन उनके देश को संबोधित करेंगे। दुनिया भर के नेता इस बात को लेकर परेशान है कि आखिर पुतिन के दिमाग में चल क्या रहा है। पहले आइए हम आपको 9 मई का पूरा इतिहास बताते हैं कि आखिर 9 मई की तारीख रूस के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मॉस्को में जोरों शोरों से तैयारी है विक्ट्री डे परेड की। यहाँ पर कई जगहों से लोग आए हुए हैं इसी परेड को देखने के लिए। अगर आप पीछे देखें, फ्लैग्स जो है वो बस रूसी झंडे नहीं, सोवियत विक्ट्री फ्लैग्स भी लगे हुए हैं। ये याद दिलाने के लिए कि ये पूरा जो इलाका है, चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, बेलारूस हो, CIS नेशंस हो, वो सब सोवियत के ही भाग थे और साथ मिलकर उन्होंने नाजी जर्मनी को हराया था। Генерал армии Шойгу. 9 मई को रूस में विक्ट्री डे पर सेना की विशेष परेड होती है। ठीक वैसे ही जैसे 26 जनवरी को भारत में होती है। जिसमें रूस अपनी सैन्य शक्ति को देश और दुनिया के सामने पेश करता है। रूसी नेता भी इस मौके पर मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर पर लेनिन की कब्र के पास जमा होते हैं। इस दिन आम रूसी भी मॉस्को की सड़कों पर जमा होते हैं और अपने उन परिजनों को याद करते हैं जो जर्मन नाजियों के खिलाफ लड़ते हुए युद्ध में मारे गए थे। पुतिन ने 24 फरवरी को जब यूक्रेन पर हमला किया था तो साफ कहा था कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन इसलिए चलाया जा रहा है ताकि यूक्रेन को डीनाजीफाई किया जा सके। पुतिन यूक्रेन की सेना और अजोव बटालियन को नाजी समर्थक मानते हैं। रूस के अनुसार यूक्रेन पर हमला नाजीवाद से आजादी दिलाने के अभियान का एक हिस्सा है। जानकारों का मानना है कि 9 मई को पुतिन अपने इस स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को युद्ध का नाम दे सकते हैं और यूक्रेन पर हमले तेज करने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। 9 मई रशिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन नाजी जर्मनी ने रशिया के सामने सरेंडर किया था और इसी दिन को विक्ट्री डे के रूप में रशिया मनाता है। साफ तौर पर नजर आता है कि 9 मई को विक्ट्री परेड के दौरान पुतिन जो है बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वास्तव में या तो वो कर सकते हैं सेसेशन फैसिलिटीज या ऑल आउट वॉर। और ऑल आउट वॉर को लेकर दुनिया काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, काफ़ी ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि अगर पुतिन ऑल आउट वॉर करते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया की बर्बादी निश्चित है। रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है और दुनिया के सामने अपनी महाविनाशक शक्ति का प्रदर्शन करता है। यहाँ पर देखें, आए हुए हैं सेंट जॉर्जेस रिबन और उस जमाने के जो आर्टिकल्स थे उसको फ्रेशली प्रिंट करके लोगों में बांटा जा रहा है। ये रीअसर्ट करने के लिए, ये याद दिलाने के लिए कि हम सब एक थे और हम सब ने नाजी जर्मनी को हराया था। 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 9 मई को ही हिटलर की नाजी सेना को सोवियत संघ की सेना ने बुरी तरह से पराजित किया था। तभी से विक्ट्री डे परेड का आयोजन रेड स्क्वायर पर हर साल होता है। इस बार भी रूस इस परेड की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। रूस में पहली बार 1985 में हुआ था जब 40 साल हुए थे वी डे के, फिर 1990 में हुआ, फिर 1995 में हुआ।
उसके बाद से ये एक एनुअल इवेंट बनता गया। व्लादिमीर पुतिन के 2008 में जॉर्जिया युद्ध के बाद वी डे परेड जो है वो सैन्य शक्ति प्रदर्शन का हो गया, जो क्रेमलिन के रेड स्क्वायर पे मनाया जाता रहा है और अभी मनाया जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हर कुछ दिनों में यह बहस छिड़ जाती है कि यह युद्ध कहीं परमाणु युद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगा। पुतिन अक्सर इस तरह के संकेत भी देते रहे हैं। कहीं उनके मंत्री इस चिंगारी को हवा तो नहीं देते कि या कहीं खुद पुतिन अपना न्यूक्लियर ब्रीफकेस लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस बार मॉस्को में पुतिन का परमाणु हवाई जहाज भी नजर आया है। 9 मई को विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर अपनी जीत की घोषणा कर सकता है। हालांकि रूसी सेना को अभी तक वैसी सफलता नहीं मिली है जैसी पुतिन चाहते थे। इसलिए पुतिन विक्ट्री डे परेड वाले दिन यूक्रेन में अपनी पूरी ताकत के इस्तेमाल का ऐलान भी कर सकते हैं। पुतिन परेड में अपने देश के लोगों से कह सकते हैं कि पूरे विश्व के नाजियों के खिलाफ रूस यूक्रेन में बड़ी सेना उतारने जा रहा है। नौ मई को रूस के विक्ट्री डे को लेकर दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें हैं। रूस यूक्रेन युद्ध 75 दिन गुजर जाने के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। युद्ध पर लगातार परमाणु हमले के बादल मंडरा रहे हैं। पुतिन कई बार इसका इशारा भी दे चुके हैं। एक बार फिर पुतिन ने इसका संकेत दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल के दिनों में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का डूम्सडे प्लेन मॉस्को में उड़ता हुआ नजर आया है। ये खास प्लेन पुतिन को परमाणु युद्ध की स्थिति में हवा में लेकर उड़ सकता है। इल्यूशन IL-80 को मॉस्को शहर के बाहर बहुत नीचे से उड़ान भरते हुए देखा गया है। रूसी अधिकारियों के मुताबिक ये प्लेन 9 मई को होने वाली सालाना विक्ट्री डे परेड में भी शामिल होगा। इस प्लेन को उड़ता हुआ क्रेमलिन कहा जाता है। इस विमान की मदद से पुतिन रूस में शासन कर सकते हैं और अपनी सेना को दुनिया में कहीं भी परमाणु हमला करने का आदेश दे सकते हैं। माना जा रहा है कि IL-80 के जरिए पुतिन यूक्रेन जंग के बीच पश्चिमी देशों को संदेश देना चाहते हैं कि परमाणु हमले की जरूरत पड़ी तो उससे भी गुरेज नहीं किया जाएगा। डूम्सडे एक प्लेन है जो ये माना जाता है टेक्नोलॉजिकली कि जब न्यूक्लियर वॉर होगा तो न्यूक्लियर रेडिएशन से दूर न्यूक्लियर एंटी न्यूक्लियर रेडिएशन कोटेड एक विमान होगा जो नाभिकीय विकिरण के खिलाफ के अगेंस्ट हवा में वो उड़ सकता है और मिलिट्री कमांड और कंट्रोल जो राष्ट्रपति के पास है वो होता है और इसको डूम्सडे प्लेन के नाम से हम जानते हैं। और डूम्सडे प्लेन हम सब जानते हैं कि रूस ने अभी उसका परिचय कराया है हम सबसे। जिन्हुआ प्रेस एजेंसी से ये खबर आई थी। IL-80 इल्यूशन फैमिली का ये प्लेन है जो भारत में भी इस फैमिली के प्लेन हैं और उसमें वो डूम्सडे प्लेन है। ये एक अजीब सा प्लेन है जिसमें विंडोज नहीं होते और सिर्फ पायलट के विंडोज होते हैं। हम आपको बता दें कि कुछ ऐसे प्लेन हैं जो परमाणु हमले की स्थिति में इस्तेमाल करने के लिए ही बनाए गए हैं। ऐसे हमलों के समय इन विमानों में देश के राष्ट्रपति और दूसरे महत्वपूर्ण अधिकारी सुरक्षित रहते हुए देश की सेना को कमान दे सकते हैं और देश का नेतृत्व कर सकते हैं। इस तरह के प्लेन दुनिया में सिर्फ 2 ही देशों के पास हैं। एक अमेरिका जिसके डूम्सडे प्लेन का नाम है बोइंग E-4B और दूसरा रूस जिसके प्लेन का नाम है इल्यूशन IL-80। अमेरिका के पास भी प्लेन है और इंटरेस्टिंगली न्यूज वीक की एक आर्टिकल थी जिसे मैं देख रहा था, उसमें ये बोइंग 747 प्लेन है जिसको कहा जाता है E-4B नाइट वॉच। और इंपॉर्टेंट यह है कि इसका इस्तेमाल जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बाइडेन ने मार्च में यूरोप के ट्रिप के दौरान किया था। तो ये आशंका उनको है कि कहीं ना कहीं अगर युद्ध छिड़ा और अचानक युद्ध आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए और एटॉमिक वेपन्स यूज होने लगे
तब इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो डूम्सडे प्लेन एक तरह से दोनों के पास है और दोनों अब, लेकिन इसका सांकेतिक रूप से मई 9 को उड़ाया जाना एक बहुत बड़ा संदेश देगा रूस की जनता को भी और यूरोप और अमेरिका की जनता को भी, यानी नेटो के सदस्य राष्ट्रों के लिए भी। तो रूस के इल्यूशन IL-80 के मॉस्को में नजर आने के बाद अमेरिका का बोइंग E-4B भी कैलिफोर्निया में फ्यूल भरवाता हुआ दिखाई दिया है। मतलब साफ है कि दोनों ही सुपर पावर्स की तरफ से ये जंग जब तक निर्णायक नहीं होती जारी रहेगी। उधर मॉस्को और कैलिफोर्निया में रूस और अमेरिका के परमाणु हवाई जहाज आसमान में चक्कर लगा रहे हैं, तो इधर रूस मॉक न्यूक्लियर ड्रिल को अंजाम दे रहा है। दुनिया के दूसरे देश इस बात से खासे परेशान हैं कि कहीं परमाणु युद्ध न छिड़ जाए। उधर युद्ध जारी है, इधर पुतिन की परमाणु प्रैक्टिस जारी है। उधर हमले जारी हैं, इधर परमाणु ड्रिल्स जारी हैं। मुझे नहीं लगता कि राष्ट्रपति पुतिन औपचारिक रूप से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कहा है कि ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस है और उसी मिलिट्री ऑपरेशंस के तहत उसी रूब्रिक में वो अपनी जंग या जो लड़ाई चल रही है उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच रूसी सेना बड़ी तैयारी कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार रूसी सेना ने यूक्रेन में जारी सैन्य अभियान के बीच कैलिनिनग्राद के पश्चिमी एन्क्लेव में सिम्युलेटेड न्यूक्लियर स्ट्राइक यानी नकली परमाणु सक्षम मिसाइल हमलों का अभ्यास किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक बुधवार को पोलैंड और लिथुआनिया के बीच स्थित बाल्टिक सागर पर एक एन्क्लेव में रूस ने परमाणु सक्षम इस्कंदर मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के नकली इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च का अभ्यास किया। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस इलेक्ट्रॉनिक लॉन्च के बाद रूसी सेना ने संभावित जवाबी हमले से बचने के लिए भी एक युद्ध अभ्यास किया। इस अभ्यास में 100 से अधिक सैनिक शामिल थे। 24 फरवरी को पुतिन द्वारा यूक्रेन में सेना भेजे जाने के फौरन बाद रूस ने परमाणु बलों को हाई अलर्ट पर रखा था। रूस के इस एक्शन से साफ है कि पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को खारिज नहीं किया है। लगातार वो ऐसे इशारे भी देते रहे हैं। रूस में विजय दिवस की परेड की तैयारियां चल रही हैं, तो यूक्रेन में उसकी सेना के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। 74 दिन बीत गए, युद्ध खत्म नहीं हुआ बल्कि और तेज हो गया। जिस युद्ध को माना जा रहा था कि जीतने में रूस को 4 दिन भी नहीं लगेंगे, वो 2.5 महीने तक खिंच गया, लेकिन अभी भी परिणाम से दूर। इस बीच राहत की खबर यह आई कि मारियोपोल में अज़ोवस्टल प्लांट में फंसे आम यूक्रेनी नागरिकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं व्लादिमीर पुतिन का एक सीक्रेट अनअनाउंस ट्रिप हो जाए मारियोपोल में, जो एक बहुत बड़ा शहर है जो उनके कब्जे में लगभग आ चुका है, या कुछ ऐसे जगहों पर व्लादिमीर पुतिन जा सकते हैं जहां सेम डे विक्ट्री परेड के बाद, लेकिन उसकी संभावना कम होती है क्योंकि इंटेलिजेंस एजेंसी हम सब जानते हैं और कहीं ना कहीं से गैदर कर ही लेते कि ऐसा कुछ होने वाला है और हम सबको पता चल जाता।
रूस और यूक्रेन के बीच जंग के 74वें दिन मारियोपोल में फंसे कई नागरिकों को बाहर निकाल लिया गया है। मारियोपोल के स्टील प्लांट में 500 से ज्यादा यूक्रेनी आम नागरिक फंसे हुए थे, जिनको निकालने की कवायद जारी थी। मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट पर चारों तरफ से बमबारी चल रही थी। रूसी सेना ने इसको घेर रखा था, लेकिन अंदर कई आम नागरिक यूक्रेनी सेना के साथ फंसे थे। Ничего, ни вещей, кроме вот этой сумочки. Я сказала, ладно, пусть все пропадает, уже дом сгорел. Русские нас освободили, вывезли, эвакуировали. Потом узнали за зеленый коридор, пришли на Порт-Сити, попали в автобус. 8 деток сидели в подвале 2 недели. संयुक्त राष्ट्र और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस लगातार आम नागरिकों को निकालने की कोशिशें कर रही थी। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट से सभी महिलाओं, बच्चों और बुजुर्ग नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। हालांकि यूक्रेनी सेना अब भी यहां रूसी सैनिकों के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए है। मारियोपोल शहर पर कब्जा करने के लिए रूसी सेना लगातार हमलावर बनी हुई है। यूक्रेन की सेना के अनुसार रूसी सैनिक अज़ोवस्टल स्टील प्लांट में यूक्रेनी सैन्य इकाइयों को रोकने और उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं और स्टील प्लांट पर भीषण हवाई हमले कर रहे हैं। इससे पहले रूसी सेना ने पिछले महीने मारियोपोल थिएटर पर मिसाइल से हमला किया था। इस भीषण हमले में 600 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की बात सामने आई थी। यूक्रेन ने दावा किया था कि रूस ने इस हमले में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। मारियोपोल के अज़ोवस्टल स्टील प्लांट, जो कि यूक्रेन की सेना का उस शहर में आखिरी ठिकाना था, वहां पर रूस ने हमला कर दिया है। बताया जा रहा है कि सेना के अलावा इस स्टील प्लांट में कम से कम 200 सिविलियन भी थे और हमले से पहले इन सिविलियंस को यहां से रेस्क्यू भी किया गया। यही नहीं, पिछले कुछ दिनों में जब से रूस ने मारियोपोल शहर पर अपना पूरी तरह कब्जा बना लिया था, तब से लेके अब तक यहां से बहुत सारे सिविलियंस को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहीं रहना चाहते हैं, अपने शहर में रहना चाहते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा सिविलियंस को इस स्टील प्लांट से निकाला गया और अभी भी मारियोपोल में इस स्टील प्लांट को लेकर लड़ाई बढ़ने की पूरी उम्मीद है। युद्ध जब होता है तो जान माल का नुकसान युद्ध लड़ने वाले सभी देशों को होता है, लेकिन क्या पैमाना होता है जो ये तय करता है कि युद्ध जीता किसने? कैसे ये पता चलता है कि इस युद्ध में कौन जीत रहा है? आइए हम आपको बताते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध में किसका पलड़ा भारी अभी तक चल रहा है। किसके कितने सैनिक मारे गए? किसने कितनी जमीन पर कब्जा किया? किसके कितने हथियार तबाह हुए? किसके कितने सैनिक मैदान छोड़कर भाग गए? किसके कितने सैनिक पकड़े गए? कौन अपने मकसद में कामयाब हुआ? किसकी अर्थव्यवस्था पर ज्यादा असर हुआ?
रूस का पलड़ा भारी है या यूक्रेन का? ज़ेलेंस्की भारी पड़ रहे हैं या फिर पुतिन? युद्ध में हार जीत के यही पैमाने होते हैं। इन्हीं के आधार पर कहा जाता है कि युद्ध में कौन हार रहा है और किसकी जीत हो रही है। हार और जीत को लेकर दोनों ही देशों के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने आंकड़े हैं, लेकिन इन्हीं आंकड़ों और दावों के बीच जिंदगी तबाह हो रही है। हर तरफ मौत का मंजर है, हर ओर भयानक तबाही है। हथियारों की तुलना में तो बेशक रूस यूक्रेन पर भारी है, लेकिन नेटो देशों के साथ मिलने के बाद यूक्रेन भी जंग में डटा हुआ है। यूक्रेन ने दावा किया है कि 2 मई तक रूस के 23,800 सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये दावा किया कि रूस को युद्ध में अब तक 194 एयरक्राफ्ट, 155 हेलीकॉप्टर, 1048 टैंक, 271 यूएवी ऑपरेशनल, 38 स्पेशल इक्विपमेंट और 1824 वाहन और फ्यूल टैंक का नुकसान उठाना पड़ा है। यूक्रेन को भी इस जंग में भयानक नुकसान उठाने पड़े हैं। रूसी बमबारी में यूक्रेन के कई शहर जमींदोज हो गए हैं। कीव स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और यूक्रेन के वित्त मंत्रालय के अनुसार युद्ध के कारण यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को अब तक 564 से 600 अरब डॉलर के नुकसान का अनुमान है। ये राशि यूक्रेन की वार्षिक जीडीपी की तुलना में 4 गुना अधिक है। यानी यूक्रेन ने 70 दिन के जंग में उतना गंवा दिया है जितना वो 4 साल में कमा था। 70 दिन के युद्ध में यूक्रेन को करीब 92 अरब डॉलर की संपत्ति खाक हो चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक सप्ताह में युद्ध से यूक्रेन को कुल 4.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। रूसी बमबारी में 90,000 कारें बर्बाद हो चुकी हैं, जिनकी कीमत करीब 1.3 अरब डॉलर आंकी गई है। रिपोर्ट के अनुसार रूसी बमबारी और मिसाइल हमले में यूक्रेन में 33,000 वर्ग किलोमीटर में फैले आवासीय क्षेत्र तबाह हो चुके हैं। 23,000 किलोमीटर लंबी सड़क पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। घर और सड़कों को कुल 59,426 लाख डॉलर का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार रूस के हमले के बाद से अब तक 55 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन को छोड़ चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में यह सबसे बड़ा शरणार्थी संकट है। लेकिन जानकारों की बात माने तो युद्ध जीतने के लिए ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति भी है। वो जानबूझकर पश्चिमी देशों के लिए शरणार्थी संकट पैदा कर रहे हैं ताकि वो देश थक हार कर पुतिन की शर्तों को मान ले। जिंदगी बचाने के लिए घर बार और जान में से एक को चुनना पड़े तो यकीनन आदमी जान ही चुनता है। यूक्रेन के 55 लाख लोगों ने भी जान ही चुना। जब रूस ने सैन्य ठिकानों से हटकर रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना शुरू किया तो उनके मंसूबे साफ होने लगे। ऐसे में लोगों के पास जान बचाने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। यूक्रेन के अलग अलग शहरों से जान बचाकर लोग आसपास के सुरक्षित इलाकों में पलायन करने लगे। यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज के मुताबिक अब तक यूक्रेन से करीब 57 लाख लोग पलायन कर चुके हैं, जिसमें 31,43,550 लोग पोलैंड में शरण ले चुके हैं। 3,91,592 लोग स्लोवाकिया में, 5,51,010 लोग हंगरी में, 8,56,941 लोग रोमानिया में, 4,52,038 लोग मोल्डोवा में, 7,27,712 लोग रूस में, 26,149 लोग बेलारूस में जान बचाने के लिए पलायन कर चुके हैं, जिनमें से यूनिसेफ के मुताबिक 50% से ज्यादा बच्चे हैं। बम और मिसाइल जब आसमान से गिरने शुरू हुए तो उन्होंने न घर देखा, न अस्पताल, न शेल्टर होम, न बंकर, हर जगह तबाह कर दी।
यूक्रेन के शहरों में रूस ने इतने बम बरसाए कि कई शहरों की तो हस्ती ही मिट गई। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार सभी युद्धों में शरणार्थियों को शरण देने के मामले में तुर्की पहले स्थान पर है। 2021 के मध्य तक तुर्की ने 37 लाख शरणार्थियों को पनाह दी है। इसके बाद नंबर आता है कोलंबिया का, जहां वेनेजुएला क्राइसिस के बाद 17 लाख शरणार्थियों को अपनी सीमा में प्रवेश की अनुमति दी। इसके बाद युगांडा 15 लाख, पाकिस्तान 14 लाख, जर्मनी 12 लाख का नंबर आता है। लेकिन यूक्रेन रूस युद्ध के बाद जो लोग पलायन करके पोलैंड पहुंचे हैं, उसने इस लिस्ट में पोलैंड को दूसरे नंबर पर ला दिया है। हमारे इस विशेष पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।